तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.18 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू वी एल एस। ये वी एल है, ठीक है जी। और वी एस फॉर ईच नेटवर्क, दो नेटवर्क पे जो आपके सामने ये हमें दिए गए हैं, हमने इनका क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है जैसा कि वो हमें बता रहा है। तो ये नेटवर्क है एक, और एक ये नेटवर्क है। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि मैश एनालिसिस लगाओ, नोडल एनालिसिस लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे भी बच्चों आपको रिकमेंड करूँगा आप अपनी नोडल एनालिसिस टेक्निक को ही यहाँ पे क्या दो, वैल्यू दो, वो आपके लिए ईजी रहेगी। तो नोडल एनालिसिस टेक्निक में बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, ए सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम बनाएंगे इम्पीडेंसेस की फॉर्म में, यानी कि हम इनको ले जाएंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे। अभी तो ये है टाइम डोमेन में सर्किट, इसको जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, देखें वी ऑफ टी बन जाएगा वी ऑफ एस, ठीक है। उसके बाद इंडक्टर की इंडक्टेंस आपको पता है किसके बराबर होती है, इसका फार्मूला होता है, इंडक्टर को इंपीडेंस से रिप्लेस कर दिया जाएगा इसकी इंडक्टेंस को, तो इसका फार्मूला होता है एस एल, यानी एस के साथ एल को मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ये फार्मूला होता है। तो इसका एस तो एक वेरिएबल है, एल की क्या वैल्यू है यहाँ पे 2 हेनरी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एस हो जाएगा, ये 2s आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सेंटर में रजिस्टर एज इट एज आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ना इम्पीडेंस से, ठीक है। इम्पीडेंस से रेजिस्टेंस मींस रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट को कुछ नहीं होता, ये 2 ओम एज इट एज आ जाएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये भी एज इट एज आ जाएगा। बट इन द केस ऑफ इंडक्टेंस, ये जब इंडक्टर आएगा यहाँ पे भी वही होगा, हम क्या करेंगे 2, तो यानी कि इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय एस, तो इंडक्टेंस है 2 हेनरी, तो 2 को जब एस से ज़रब देंगे तो ये 2s आ जाएगा। और इसके क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं जिनका नाम है वी एल, तो इसको अब आप कैपिटल वी एल से नाम दोगे, मतलब कि अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, डेट्स वे टाइम डोमेन की बजाय यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन मेंशन करने के लिए हमें कैपिटल वी इस्तेमाल करना होगा, और साथ में टाइम की जगह एस मेंशन कर देंगे, ये आपको पता है, ये हमने आपको समझाया हुआ है। अब हमने इसको करना है नोडल एनालिसिस टेक्निक के मुताबिक। तो बच्चों सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करना होगा। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर आके अटैच हो, और तीन किस्म के नोड होते हैं, एक होता है बाइनरी नोड, एक होता है हायर नोड, और एक होता है सरफेस नोड। सरफेस नोड की तो बात छोड़ो, अभी बाइनरी नोड और हायर नोड की बात करें तो बाइनरी नोड वो नोड होता है जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो रही हो, जैसे कि ये आपको एक नोड नज़र आ रहा है, यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, कि एक इंडक्टर की, एक किस्म वोल्टेज सोर्स की, तो ये एक बाइनरी नोड है। इसको हम कंसिडर नहीं करते बड़े क्वेश्चंस में, क्योंकि ये हमारे लिए कह लें कि क्वेश्चन को क्रिटिकल बनाता है, डिफिकल्ट बनाता है, तो लिहाजा इसको तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। हायर नोड को कंसिडर किया जाएगा, यानी जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, ये हमारा वो हायर नोड है, फर्स्ट हायर नोड। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वोल्टेज V1, ये हमारा नोड 1 हो गया। इसी तरह से बच्चों देखो, एक ये हायर नोड बन रहा है, यहाँ पे भी तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तो डेट्स वाई ये हमारा नोड 2 है, बट इसको करना पड़ेगा ग्राउंड। उसकी वजह ये है कि अगर हम किसी नोड को ग्राउंड नहीं करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखें VL को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज किसके क्रॉस है, इस इंडक्टर के क्रॉस। तो इस इंडक्टर के क्रॉस बच्चों वोल्टेज कब जनरेट होते होंगे, जब इसमें से करंट गुजरता होगा। अब आपने ये नहीं सोचना कि कोई इंडक्टर है या कोई कैपेसिटर, आपने यही सोचना सब रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज उस वक्त जनरेट होगा, उस वक्त वोल्टेज का ड्रॉप आएगा जब इसमें से कोई करंट गुजरेगा। मुझे यानी इस वायर की करंट फाइंड आउट करनी है। लेट्स से मैं कह देता हूँ इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम I1 है। अब देखो बच्चों, अगर मुझे I1 की वैल्यू चाहिए तो मुझे उसके लिए V1 वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे। तो मैं नोड 1 के ऊपर क्या लगा देता हूँ, KCL लगा देता हूँ, अप्लाई KCL एट नोड 1। समझ आ गई, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं इक्वेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। KCL कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा इज इक्वल टू की लिविंग करंट्स लिखता हूँ, राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ। जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है, ये मैंने समझाया हुआ है बच्चों को, ठीक है। जिन्होंने नहीं समझा वो जाके लेक्चर ले सकते हैं। V1 माइनस, और ये जाके करंट एंटर करेगी इसके पॉजिटिव पोल में, तो ये आ जाएगा आगे V ऑफ S। अब नोड टू नोड मूवमेंट होती है करंट की हमेशा जब भी लिविंग करंट होती है, तो लिहाजा ये करंट यहाँ से भी निकलेगी, क्योंकि अभी नोड टू नोड मूवमेंट नहीं हुई, नोड टू सोर्स मूवमेंट हुई है। तो यहाँ से जब करंट लीव करेगी तो उसी वक्त आगे फिर से माइनस आ जाएगा। अब ये जाके करंट एंटर कर जाएगी न्यूट्रल में, यानी कि नोड टू नोड मूवमेंट हो गई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में या इंपीडेंस या रेजिस्टेंस कुछ भी कह लो वो बटे में आ जाएगी, जो कि 2s है। ओके हो गया। अब बात आती है बच्चों इस वायर की। इस वायर की करंट का भी मुझे नहीं पता, तो मैं इसको भी एक लिविंग करंट बना देता हूं। मैं क्या करता हूं, नोड 1 में से एक करंट लीव करवाता हूं, तो उसी वक्त आगे लिख दूंगा V1 माइनस। अब करंट क्या करेगी, यहां से लीव करती हुई चली जाएगी नोड टू नोड मूवमेंट, यानी कि न्यूट्रल में चली जाएगी। V1 माइनस 0 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 2 ओम है, ठीक है जी। ओके हो गया। अब इस वायर की बात करते हैं।
तो देखो अगर इस वायर की बात की जाए, यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे मुझे लीविंग करंट भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि इस वायर की भी करंट का मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दिया जाएगा V1 माइनस, और जाके ये देखें करंट दो रेजिस्टेंसेज दो इम्पीडेंसेज में से गुजरती हुई डायरेक्ट न्यूट्रल में चली जाएगी, V1 माइनस 0, और इन दोनों का सम अप आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में हुई है एक लिहाज से। फिर तो 2 + 2s ये फॉर्म आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसके एलसीएम से इसको ज़रब देनी होगी। अभी क्लैरिफाई है, तो मुझे इसके एलसीएम से इसको ज़रब देनी होगी। एलसीएम से ज़रब देना मतलब कि जो इसका एलसीएम बनता है, देखिए इसका एलसीएम इन तीनों का अगर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस भी आ रहा है, ठीक हो गया, 2 भी आ रहा है, 2s इंटू, अगर बच्चों गौर किया जाए तो इनका एलसीएम लेना काफ़ी इजी है। एलसीएम लेना तो मैं आपको सिखा देता हूँ, कई बच्चे होते हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता। देखिए एक 2 है, एक 2s है और एक 2, ये देखें यहाँ पे मैं एलसीएम लेने लगा रफ अमल में, एक मेरे पास 2 है, एक 2s है और एक टर्म है 2s + 2, ठीक है जी, ये टर्म है। तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो जब मैं एलसीएम लूँगा तो 2, 2s, इन में से मैंने 2 जब कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया s + 1, ठीक है जी, यही रह जाएगा ना, हाँ जी। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर पे 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 से मैंने इनको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1, ये आ गया 1s, ये आ गया मेरे पास है s + 1। अब इसका एलसीएम क्या आता है, s आता है, यानी कि s से अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये डिवाइड होगा ही नहीं, आ जाएगा एज इट एज s + 1। फिर मैं इसको s + 1 से करूँगा, यानी कि इसका एलसीएम बनता है 2s × s + 1। तो 2s × s + 1 से अब हम इसको ज़रब देंगे, ठीक है जी, तो इसका बटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 2s × s + 1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब 2s × s + 1 मल्टीप्लाई खाएगा तो देखो 2s का 2s पूरे का पूरा कैंसिल, और ऊपर वाली टर्म से s + 1 ज़रब खा जाएगा, यानी आ जाएगा V1 × s + 1, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा माइनस V(s) के साथ इंटू s + 1, ठीक है जी, ऐसे आपने अलग-अलग लिख देना। अब देखें यहाँ पे जब 2, ये पूरी टर्म यहाँ पे आके ज़रब खाएगी V1 के साथ, ये वाली टर्म ये जो आपको नज़र आ रही है, तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा और s × s + 1 इससे ज़रब खा जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे, ये ज़रा गौर कीजिएगा, V1 × s × s + 1, इस तरह से लिखना है, उस तरह से नहीं लिखना कि अंदर मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दो, क्योंकि हमने कॉमन टर्म्स निकालनी है। अब देखें आपको पता ही है इसमें से 2 कॉमन निकलता है। अब यहाँ पे इसके बटे में अगर इन सबको ज़रब दे के देखा जाए ना बच्चों, इनको ज़रब दे के देखा जाए, यहाँ पे इस तरह से कह लो कि अगर मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये नीचे वाली टर्म बन जाती है, यानी कि ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाता है, बस s बचता है, s ऊपर ज़रब खा जाएगा, तो ये आ जाएगा SV1 विच इज़ इक्वल टू 0, ये टर्म बनेगी, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब हमने क्या करना है जी, V1 को इधर ही रख लेना, ठीक है जी, V1 कॉमन ले लें जिस टर्म में आया। V1 जब मैंने कॉमन लिया तो देखो एक तो ये टर्म थी s + 1, दूसरी V1 वाली ये वाली टर्म है, तो ये टर्म्स भी ऐसे ही आ जाएंगी। देखें ये लिखा जाएगा एक दफ़ा s × s + 1, तो बच्चों s ने अंदर ज़रब भी खाना तो हम ज़रब दे देते हैं, देखें आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस s, ठीक है, और V1 वाली ये वाली टर्म है तो ये भी आ गया प्लस s। V1 मैंने कॉमन लिया हुआ है और जो VS वाली टर्म है उसको उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे, ये जो V(s) वाली टर्म है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये V(s) है, ये ना कि s × s + 1 है, ठीक है, ये V(s) एक सोर्स है, तो विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा s + 1, ये उधर जाके प्लस हो चुका होगा, और V(s) ऐसे साइड पे आप लिखिएगा थोड़ा, ताकि आप ये कन्फ्यूजन से दूर रहें, ये ना हो कि आप उस s को s समझ के मल्टीप्लाई करवा दें अंदर की तरफ, ठीक है, इस गलती से बचना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखें V1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ज़रा गौर करें, s + s + s 3s, s² + 3s + 1 ये आ रहा है, तो ये इधर आके इसके बटे में चला जाएगा। देखें s + 1 ओवर s² + 3s + 1, और साथ में है V(s), ये हमें वैल्यू मिल गई V1 की। अब मैं I1 की बच्चों वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, अब मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा, ज़रा गौर कीजिएगा I1 की क्या वैल्यू आएगी, गौर कीजिएगा, इक्वेशन बनेगी, ये करंट लीव करके जा रही है नोड 1 में से, तो लिहाजा उसी वक्त हम लिख देंगे नोड 1 के वोल्टेज आगे माइनस, जाके एंटर कर जाती है न्यूट्रल में, तो आ गया V1 - 0, और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 2 + 2s।
ये आगे इसकी इक्वेशन I1 कैलकुलेट करने के बाद VL हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं, देखें 1/2 + 2s, इसको मैंने ऐसे साइड पे कर लिया, ठीक है जी। और आगे V1 की इक्वेशन पुट कर दी, जो कि मेरे पास देखें आपके सामने ही है, s+1/s² + 3s+1, ये टर्म है, ठीक है जी। ये आ गई और साथ में V(s) भी है, उसको मैंने ऐसे साइड पे निकाल लिया। ओके हो गया जी, ये आपकी I1 आ गई। अब आप I1 की मदद से VL कैलकुलेट कर लो। देखो VL को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसमें VL वोल्टेज कब पैदा हुए, जब इसमें I1 करंट गुजरी इंडक्टर में से। डेट्स वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का क्या लें इस्तेमाल करेंगे। देखें ओहम्स लॉ, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी है बच्चों, I1 है, और रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 2s, मतलब इंपीडेंस कह लो ना, 2s है, तो लिहाजा ये इंटू 2s आ गया। अब वैल्यूज पुट करो, देखो I1 की वैल्यू आपके सामने ही है। तो देखो बच्चों I1 की वैल्यू पहले मैं लिखूंगा, जो कि देखें क्या है 1/। अब इन दोनों में से देखें 2 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह चुका होगा, 1 + s, यही है ना, ऐसे आ गया होगा। और ऊपर ये वाली टर्म्स थी s+1, और साथ में था s² + 3s+1, और ये जो V(s) है बच्चों, ये ऐसे साथ में आ गए इनके, ठीक है। और साथ में 2s भी इनके मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, ये देखें 2s। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये 2 इस 2 से कट गया, ठीक है। और उसके बाद ये 1 + s और ये s+1, ये एक ही चीज़ है, ये आपस में कट गए। ओके हो गया। और ये V(s) को अगर मैं उठा के दूसरी जानिब ले जाऊँ, तो क्या ये मेरे पास बन नहीं जाता VL(s), यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर V(s). और इस तरफ हमारे पास क्या रह गया, देखें ये यहाँ पे s रह गया हुआ है ऊपर, तो s 1 से ज़रब खाएगा, ऊपर s आ जाएगा, और बटे में क्या चीज़ रह गई है, बस ये टर्म s² + 3s+1। तो देखें आपको मैंने वो गेन निकाल के दे दिया है सर्किट 1 की। ओके हो गया। तो यही चीज़ हमने दोनों सर्किट के लिए फाइंड आउट करनी है। देखें फर्स्ट सर्किट के लिए तो हमने निकाल लिया, अब हम सेकंड सर्किट के लिए करेंगे, इस सर्किट के लिए, ठीक है जी। तो इसकी भी बच्चों ऐसे ही आपने इसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रा कर लेना है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब ड्रा करूँगा, आपको पता ही है, मैंने बता दिया क्या होगा। इंडक्टर के साथ तो ये होना था, कैपेसिटर के साथ बच्चों आप इस तरह से कैपेसिटर की इंपीडेंस लिख सकते हो 1/sc, ठीक है। तो देखो वो सर्किट आप किस तरह से बनेगा, रेजिस्टेंस एज इट एज अपनी जगह पे कायम है, ठीक है। ये जो V(t) था, ये अब V(s) बन चुका हुआ है। ओके हो गया। उसके बाद ये जो आगे इसके इंडक्टर लगा हुआ है एक, इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, 1/2 है ना इसकी कैपेसिटेंस। तो देखो जब यहाँ पे मैं 1/s × 1/2 पुट करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/s, ये आ जाएगा, क्योंकि बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर की क्या होगी, कैपेसिटेंस 2/s, ठीक है। ये इसकी इम्पीडेंस होगी। अब इम्पीडेंस का यूनिट यार मुझे याद नहीं रहा क्या होता है, तो आप इस तरह से भी लिख दो, काम चल जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बस हल कर रहे हो। देखो ये तो 2 ओहम ही है, बट यहाँ पे भी फिर से वही कैपेसिटर है, वो भी उतने ही फैरेड का, तो देखो इसका भी 2/s ही आना है। तो आप यहाँ पे भी वही काम करोगे, इस तरह से ड्रा करके, ठीक है जी। इसको भी लिख दोगे 2/s, ये कुछ ऐसे। ओके हो गया। अब देखें यहाँ पे इस साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, जो कि अपनी जगह पे कायम रहेगा 2 ओहम पे ही, बट एक इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर के साथ क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया 2 × s आ जाएगा, यानी कि इंडक्टेंस है 2 हेनरी, तो लिहाजा 2/2 इसका फार्मूला होता है, डेट्स वाई ये आ गया 2s। तो ये इंडक्टेंस की इम्पीडेंस आ जाएगी जो कि हमें चाहिए। तो ये 2s आ गई, और इसी के क्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए। अब बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, हमने प्रीवियस सर्किट का काफ़ी इस्तेमाल किया, अब ये VL(s) बन चुके होंगे, ठीक है। तो देखो प्रीवियस सर्किट में हम I1 ले चुके हुए हैं, अब हम I2 लेंगे, ठीक है। यानी प्रीवियस से थोड़ा डिफरेंट दिखाई देना, प्रीवियस सर्किट से या प्राइम में ले लो। देखो हम पहले तो नोड आइडेंटिफाई करेंगे। देखें नोड की मैंने सारी आपको आगे बताई है, क्या मतलब होते हैं चक्कर, नोड क्या होता है। तो देखो यहाँ पे नोड लिया जा सकता है, यहाँ पे भी लिया जा सकता है, बट दिस इज बाइनरी नोड, तो बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करना। दिस इज अवर हायर नोड, तो यहाँ पे हम ले लेंगे V1 प्राइम के नाम से वोल्टेज, यानी प्रीवियस वाले से थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए हम यहाँ पे प्राइम लगा लेंगे, ठीक है जी। बस इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद एक ये मेरा नोड बनता है हायर नोड, जैसा कि ऊपर था, तो यहाँ पे मुझे इसको भी न्यूट्रल करना पड़ेगा ताकि करंट का फ्लो हो सके 0 वोल्ट। अब मुझे क्या करना है, VL(s) निकालना है, लिहाजा मैं इस वायर की करंट फाइंड आउट करना चाहूँगा। लेट से मैं कह लेता हूँ यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रही है जिसका नाम है I1,
प्राइम। अब कुछ बच्चों मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया हूँ कि I1 यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए ली जाती है क्योंकि देखो ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। अब इसकी उल्टी डायरेक्शन लेते हैं ना तो ये नेगेटिव पोल में एंटर की जाती है और इसको हम -I1 यहाँ पे पुट करते हैं, ये चीज़ कभी ना भूलना। तो अब मुझे पहले V1 प्राइम निकालने के लिए फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, KCL अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी बीजू स्टार्ट हो गई है। अप्लाई KCL एट नोड 1, क्योंकि अगर I1 प्राइम की वैल्यू चाहिए तो मुझे V1 की वैल्यू चाहिए, V1 की चाहिए तो KCL लगाना पड़ेगा। V1 प्राइम मीन्स, ठीक है। तो देखो पहले मैं लिखूंगा इस वायर की करंट। तो बच्चों देखो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, KCL की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है क्या है। इस साइड पे मैं लीविंग करंट्स लिखता हूँ इज इक्वल टू की दो साइड्स होती हैं। इस साइड पे मैं लीविंग करंट्स लिखता हूँ तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे मैं क्या करता हूँ, एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। पहले मैं लीविंग करंट्स लिखूंगा। देखो इस वायर की करंट का मुझे नहीं पता तो मैं एक करंट को लीव करवा देता हूँ इस नोड में से, लिहाजा ये लीविंग करंट होगी। तो लिहाजा उसी वक्त हमने जहाँ से करंट लीव करी है उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना है। तो ये आ गया, ये दो इम्पीडेंसेस में से गुजरती है और आगे जाके इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है सोर्स वोल्टेज के, तो इसके प्लस में वोल्टेज लिखे जाएंगे। बट जब यहाँ से भी करंट लीव करेगी, क्योंकि नोड टू नोड मूवमेंट होनी है, ये आगे मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ से करंट लीव करके न्यूट्रल में एंटर करेगी, ये आ जाएगा 0 और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो कितनी आई, देखो बच्चों ये आई 2 + 2/s, 2 + 2/s ये आई इसके रास्ते में, ठीक है जी। अब मजीद आगे की बात करता हूँ। अब इस वायर की मुझे इम्पीडेंस लिखनी है, क्या नाम है, करंट। तो मुझे इस वायर की करंट का भी नहीं पता, तो यहाँ पे भी वही तरीका कार चलेगा, यानी कि मैं करंट लीव करवा दूंगा, V1 प्राइम आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें से करंट लीव हुई है। अब ये जहाँ दोनों में से गुजर के 0 में डायरेक्ट एंटर कर जाएगी, ओवर जितनी इम्पीडेंस रास्ते में आई वो यहाँ पे भी वही है बच्चों, 2 + 2/s। उसके बाद ये लास्ट वायर बचती है, यहाँ पे भी मुझे करंट लीव करवानी पड़ेगी, तो उसी वक्त मैं लिख दूंगा V1 प्राइम माइनस। अब ये करंट देखो दो इम्पीडेंसेस को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट एंटर कर जाएगी 0 वोल्ट में, डेट्स वाई आ गया V1 प्राइम -0 और जितनी इम्पीडेंस रास्ते में वो है 2 + 2s। तो ये ओवरऑल सबका आ गया, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे सारी वायर्स कवर हो गए तो इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब मैं इसको थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, देखिए किस तरह से। अगर मैं इसका LCM लेता हूँ तो ये मेरे पास टर्म कुछ बन जाती है इस तरह से, देखें V1 प्राइम माइनस V(s) ओवर, देखो इनका LCM आएगा S, ठीक है, इनका LCM आएगा S, तो इसके बटे में कुछ भी नहीं मौजूद होगा, डेट्स वाई ये बन जाएगा 2s, यानी इसके साथ S मल्टीप्लाई हो जाएगा +2। अब इन दोनों के बटे में S मौजूद होगा, लेकिन वो S बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है, जो इनके बटे में S मौजूद होगा उसको ऊपर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे S ऐसे साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म अभी भी नहीं समझ आई तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रफ अमल में मेरा काम होता है एक एक स्टेप को वेरीफाई करके आगे पहुँचाना आपको। देखें ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ये ऐसे आया, LCM आया मेरे पास क्या, S ऊपर था यहाँ पे 2 और यहाँ पे था 2/s। तो जब S आया तो यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं मौजूद, तो S ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, 2s आ गया और यहाँ पे सिंपल 2 आ गया, ये इसके बटे में था, बटे का बटा उलट के ऊपर चला गया, ठीक है। ये काम हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट वाले के साथ भी होगा, यहाँ पे भी देखें वही सेम चीज़ है, तो लिहाजा यहाँ पे भी वैसे ही आ जाएगा। देखें ऊपर आ जाएगा S V1 प्राइम, ठीक है जी, और बटे में क्या बन चुका होगा इनका 2s + 2। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इससे ये हुआ कि सबका LCM सेम हो गया, बटा सेम हो गया, तो मैं अगर इनको इनसे मल्टीप्लाई दूँ तो इन सब का बटा कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं सबको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2s + 2 से, इसका बटा भी कैंसिल, इसका बटा भी कैंसिल, इसका बटा भी कैंसिल, तो मेरे पास क्या फॉर्म रह गई, देखिए ऊपर S यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ इनके साथ, तो आ गया S V1 प्राइम माइनस S V(s) प्लस ये आ गया S V1 प्राइम, ये आ गया सिंपल V1 प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने V1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है, V1 प्राइम को इधर ही रहने दें, कॉमन ले लें। देखें इसमें से S निकला, इसमें से भी S निकला और इसमें से 1 निकला और ये दूसरी जानिब जाके प्लस हो चुका हुआ है, ठीक है, S के साथ V(s) ऐसे ओके हो गया। अब देखो ज़रा गौर से देखना, ये आ जाएगा V1 प्राइम इज़ इक्वल टू S ओवर ये 2s + 1 बन जाएगा, 2s + 1 और साथ में V(s), ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, देखिए V1 प्राइम की वैल्यू आ गई है, अब आपने वैल्यू निकाल लेनी है अपनी करंट की I1 प्राइम की। वो कैसे निकालेंगे आप सभी जानते हैं। I1 प्राइम देखे क्या कर रही है, V1 प्राइम में से लीव कर रही है, तो उसी वक्त V1 प्राइम के वोल्टेज आ जाएंगे, आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये करंट यहाँ से लीव करती हुई डायरेक्ट जाके 0 में एंटर करती है, ये आ गया V1 - 0 और जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो है 2 + 2s। ओके हो गया, ये फॉर्म बन गई। तो देखें इससे मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी,
यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। देखो इसको अलहदा ही रहने दूंगा क्योंकि बाद में मुझे ये काम करना पड़ता है। देखिए 2 + 2s मैंने ऐसे अलहदा रहने दिया, 1/2 + 2s, और साथ में था v1 प्राइम। v1 प्राइम की जगह उसकी इक्वेशन लिख दूंगा, यानी कि इसका बटा मैंने अलहदा कर दिया। और ये मैंने आगे v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दिया s/2s + 1, और साथ में ऐसे v(s). उसकी वजह आप सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि बाद में इसने उसी तरह सेटल हो जाना जैसे ऊपर वो सेटल हुई थी। अब मुझे वैल्यू चाहिए बच्चों वीएल की। अब मैं वीएल को कैलकुलेट कर सकता हूँ, VL(s) को। तो ओहम्स लॉ लगेगा। देखिए करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करिए, डेट्स में इसको प्लस में ही पुट किया जाएगा। तो पहले तो इम्पीडेंस आ गई, इम्पीडेंस इंटू करंट। करंट क्या है I1 प्राइम, तो I1 प्राइम आ गया आगे, तो I1 प्राइम 2s I1 प्राइम। तो 2s ये प्लस में इसी वजह से है क्योंकि इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसकी आगे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखें बच्चों I1 प्राइम की ये वैल्यू है, तो देखो इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में से, तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर रह गया 1 + s। ओके हो गया। ये करने की वजह भी अभी आपको पता चल जाएगी। देखें इस तरफ क्या है, ये ऐसे ही है s/2s + 1, और फिर है v(s). आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास देखें नेक्स्ट क्या होगा, VL(s) आ जाएगा। अब ये देखो इधर v(s) मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ अगर मैं ले जाऊँ तो बटे में आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू। अब ये s ऊपर वाले s से मल्टीप्लाई होके s² बना चुका होगा, और ये नीचे आ चुका होगा। देखो s + 1, इसको अगर सीधा करके लिखा जाए, और ये 2s + 1। तो ये आपका गेन है जो आपने निकालनी थी, जो कि निकल भी चुकी है, आपके सामने ही है। तो खुदा हाफिज़, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।